Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of fourth lesson of the book First Flight. Name of the lesson is From the Diary of Anne Frank. It is written by Anne Frank herself. Without any further ado, let's get into the lesson. Anneliese Marie Frank, जिन्हें शॉर्ट में एन फ्रैंक भी बोलते हैं, इनका बर्थ हुआ 12 जून 1929 में और इनकी डेथ हुई कहीं फरवरी या मार्च, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, 1945 में। ये जर्मन बॉर्न थी, मींस इनका बर्थ हुआ था जर्मनी में, ज्यूइश गर्ल थी। इन्होंने ये जो डायरी लिखी थी ये तब लिखी थी जब ये अपनी फैमिली और 4 फ्रेंड्स के साथ हाइडिंग्स में थी एम्स्टर्डम में। ये तब की बात है जब जर्मन्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था नीदरलैंड्स को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। नाजीज कौन थे? अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो हिटलर जो था वो नाजीज को बहुत ज्यादा प्रेफर किया करता था और ज्यूज के कंप्लीटली अगेंस्ट था। तो ये जो लड़की थी, ये जो एन फ्रैंक थी, ये ज्यूज थी और नाजीज ने ऑक्यूपाई कर लिया था नीदरलैंड्स को, तो इन्हें हाइडिंग्स में जाना हुआ था। उन्हीं दिनों इन्होंने ये डायरी लिखी थी। इनकी जो फैमिली थी वो एम्स्टर्डम बेसिकली इसलिए आई थी क्योंकि नाजीज ने पहले जर्मनी को ऑक्यूपाई कर लिया था एंड देन इसके बाद जब ये नाजीज का ऑक्यूपेशन एक्सटेंड हुआ नीदरलैंड्स की तरफ, तब ये ट्रैप हो गए और जैसे जैसे इल ट्रीटमेंट ज्यूज पॉपुलेशन के अगेंस्ट बढ़ता गया नाजीज का, तो इस फैमिली को हाइडिंग में जाना पड़ा, जो ये गए जुलाई 1942 में। और ये जो हाइडिंग था, मतलब हाइडिंग मीन्स जहां छुप के रह सकते हैं, तो ये उन हिडन रूम्स में रहते थे जो एन फ्रैंक के फादर के ही ऑफिस में था। फादर का नाम था ऑटो फ्रैंक, तो इन्हीं के ऑफिस की बिल्डिंग में ये रूम्स थे। 2 साल ये लोग हाइडिंग्स में रहे। इसके बाद इनके ग्रुप को बिट्रे किया गया, धोखा दिया गया और इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया गया कंसंट्रेशन कैंप में। ठीक है, वहीं इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट हुआ और एन फ्रैंक की डेथ हो गई वहां टाइफस की वजह से बर्जन बेल्सन में। इसके पहले ही इनकी सिस्टर, इनकी जो बड़ी सिस्टर थी मार्गरेट फ्रैंक, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो दोनों सिस्टर्स की यहाँ डेथ हो चुकी थी और पूरी फैमिली में सिर्फ एक ही सर्वाइवर थे, वो इनके फादर थे ऑटो फ्रैंक। वॉर के बाद जब इनके फादर वापस आए तो इन्हें यहाँ इनकी डायरी, एन फ्रैंक की डायरी मिली। ये डायरी के गो थ्रू हुए और उसके बाद ये कन्विंस हो गए कि ये बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड था और इन्होंने एक्शन लिया कि इस डायरी को पब्लिश करवाया जाए और इस डायरी को पब्लिश करवाया गया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. तो ये जो डायरी थी वो एन फ्रैंक को 13th बर्थडे में गिफ्ट दी गई थी। इसमें रिटन रिकॉर्ड था, ऑर्डर में था, डेट वाइज था। ये 12 जून 1942 से इसकी फाइनल एंट्री थी 1st अगस्त 1944 की। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. इसका ट्रांसलेशन हुआ था, डच लैंग्वेज में लिखी गई थी लेकिन ट्रांसलेशन हुआ था बहुत सारी लैंग्वेजेस में और ये ग्रेजुअली वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेड बुक्स में से एक थी। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. तो ये काफी फेमस हुई। इसी के बेसिस पे बहुत सारी फिल्म्स भी बनी थी, टेलीविजन में सीरियल्स भी बने थे एंड देन थिएट्रिकल प्रोडक्शंस भी हुए थे, ओपेरा भी था इस पे बेस्ड एक। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Insightful means showing an accurate and deep understanding. तो इस डायरी को एक बहुत ही mature और deep understanding वाली राइटिंग माना गया और इस डायरी में पर्सनल एक्सपीरियंसेस डेली लाइफ के लिखे गए थे जो नाजीज ऑक्यूपेशन के दौरान ये लोग ज्यूज एक्सपीरियंस कर रहे थे हाइडिंग्स में। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। तो ये जो एन फ्रैंक थी वो सबसे ज्यादा फेमस विक्टिम्स में से डिस्कस की जाती थी। होलोकॉस्ट मींस होता है जो मास स्केल पे जिनका मर्डर होता है, तो पूरी क्राउड का जहां मर्डर होता है। तो एटलीस्ट एक ये जो एन फ्रैंक थी अपनी डायरी की वजह से इन्हें अलग से पहचान मिली। और अब इस इंट्रोडक्शन के बाद चलते हैं डायरी में एन फ्रैंक ने लिखा क्या था, उसका एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है यहाँ। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. वो लिख रही हैं कि डायरी में लिखना मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था
सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं पहली बार लिख रही थी, इससे पहले मैंने कभी डायरी नहीं लिखी थी, इसलिए भी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि लेटर मींस बाद में ना तो मुझे ही कोई खास इंटरेस्ट होगा ना किसी और को इंटरेस्ट होगा, मींस एक छोटी सी बच्ची के थॉट्स में कोई कितना ही इंटरेस्टेड होगा। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. तो वो बोल रही है whatever, it doesn't matter कि किसी को इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे लिखना चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है लिखने की, क्योंकि मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो मैं किसी और से रिवील नहीं कर पाती हूँ या किसी और से शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो बिकॉज आई वॉन्ट टू बी लाइट हार्टेड, तो आई वॉन्ट टू राइट इट। Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. तो ये बोल रही है कि ऐसा एक प्रोवर्ब है या सेइंग है कि पेपर में लोगों से ज्यादा पेशेंस होता है। ये इसी बारे में सोच रही थी तब जब ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रही थी और घर पे ही बैठी थी, ऐसे चिन को हाथ में लिए हुए, बहुत बोर सी थी और लिस्टलेस थी, मीन्स कोई एनर्जी नहीं थी, लैक ऑफ एनर्जी। और ये समझ में नहीं आ रहा था इन्हें कि ये बाहर जाएं या रूम में ही, घर में ही रहें। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, और फाइनली इसने डिसाइड किया कि ये जहां घर में थी घर में ही रुकेगी। ब्रूडिंग मीन्स ड्वेलिंग। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और अब वो इस प्रोवर्ब को बोल रही है कि यस आई अग्री विद इट, पेपर में लोगों से ज्यादा पेशेंस होता है। And since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो ये बोल रही है कि और क्योंकि मैंने प्लान किया है कि मैं किसी और को इसे पढ़ने ही नहीं दूंगी तब तक जब तक कि कोई मेरी कोई बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं हो जाती है, तो हार्डली मैटर्स कि मैं क्या लिख रही हूँ। ठीक है, तो उसने डिसाइड किया कि चलो लिखते हैं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तो वो बोल रही है कि चलो मैं तुम्हें पहले एक पॉइंट बता देती हूँ कि क्यों मुझे, मतलब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे डायरी लिखनी है, क्योंकि मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं था, मेरा एक भी फ्रेंड नहीं था। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. तो वो बोल रही है कि मैं थोड़ा सा और क्लियरली आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप में से कोई ये तो बिलीव नहीं करेगा कि 13-year-old गर्ल है यानी टीनेजर है और उसकी कोई फ्रेंड नहीं है इस पूरी दुनिया में, वो बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और वो बोल रही है मैं हूं भी नहीं, अकेली नहीं हूं मैं। आई हैव लविंग पेरेंट्स and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. तो वो बोल रही है कि बहुत लविंग से पेरेंट्स थे मेरे पास, 16-year-old सिस्टर थी, बड़ी बहन थी, और लगभग 30 लोग थे जिन्हें मैं फ्रेंड्स कह सकती थी। I have a family, loving aunts and a good home. तो बोल रही है फैमिली है, आंटीज हैं और बहुत बढ़िया घर है मेरा। No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. तो कह रही है अगर सरफेस पे देखें, apparently अगर देखें तो मेरे पास सब कुछ था, बस एक ट्रू फ्रेंड नहीं था। All I think about when I'm with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. वो कह रही है जब मैं फ्रेंड्स के बारे में सोचती हूँ तो बस मैं इतना कर सकती थी कि मैं फन कर सकती थी उनके साथ, अच्छा टाइम बीतता था मेरा उनके साथ, और मैं उनके साथ जनरल बातें तो कर लेती थी बट पर्सनल या फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाती थी। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. और मैं इससे ज्यादा क्लोज नहीं हो पाती थी, मतलब सिर्फ ऑर्डिनरी बातें होती थी, जनरल बातें होती थी, इससे ज्यादा क्लोज मैं अपने फ्रेंड्स के नहीं जा पाती थी। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. तो वो कह रही थी कि ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स की बातें तो मैं कर लेती थी, इससे ज्यादा क्लोज मैं फ्रेंड्स के नहीं हो पाती थी, और प्रॉब्लम यही था मेरे साथ। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. बोल रही है कि मे बी मेरी फॉल्ट होगी कि मैं पर्सनल बातें या प्राइवेट बातें किसी से नहीं कर पाती थी, इतनी क्लोज मैं किसी के नहीं हो पाती थी। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. तो वो बोल रही है जो भी था, जो कंडीशन थी वो यही थी कि मैं किसी से पर्सनल बात नहीं कर पाती थी, मैं किसी के ज्यादा क्लोज नहीं जा सकती थी, और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये था कि ये कभी चेंज भी नहीं होने वाला था क्योंकि ये मेरी आदत थी। This is why I have started the diary. Now she has told the reason कि ये रीजन था कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया, so that someone should be there where she could confide in.
To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. तो वो जो इमेज थी इस डायरी की, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड बोल रही है वो डायरी को, बहुत दिनों से वो चाह रही थी कि कोई इतने क्लोज फ्रेंड आए, तो वो उस जो इमेज है उसे थोड़ा एनहांस करने के लिए वो बोल रही थी मैं फैक्ट्स नहीं लिखूंगी। जनरली डायरी में क्या लिखते हैं लोग कि पूरे दिन हमने क्या एक्सपीरियंस किया, दैट इज रिटन इन डायरी। लेकिन वो बोल रही है मैं फैक्ट्स नहीं लिखने वाली हूँ उस डायरी में जैसा मोस्टली लोग करते हैं, मुझे तो ये डायरी मेरी फ्रेंड की तरह चाहिए और मैं इसका नाम रखने वाली हूँ किटी। So here you find oral comprehension check. For your information, I must tell you as usual, link of answers to all the questions I have given in the description box. You can refer it to there. ठीक है, वहां देख लेना। Okay, so let's proceed. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I'll dislike doing so. Plunge right in का मीनिंग देखो यहाँ पे दिया हुआ है, to suddenly start doing something with enthusiasm and energy. ठीक है, तो वो बोल रही है कि अगर मैंने अचानक से एंथुजियाज्म में, जोश में अचानक से लिखना शुरू कर दिया तो किसी को समझ में नहीं आएगा एक शब्द भी मेरी डायरी का। तो बेहतर है कि मैं अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता दूं। दाऊ मुझे पसंद नहीं है ये सब करना, स्टिल क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताना होगा। My father, the most adorable father I have ever seen. ये adorable means very attractive, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पसंद आते हो। तो वो बोल रही है कि मेरे फादर जो सबसे ज्यादा अडोरेबल फादर हैं जितने भी मैंने लोग देखे हैं उनमें, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. तो इसके फादर की एज थी 36 और मदर की एज थी 25 जब इनकी मैरिज हुई। My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. इसकी जो सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, जिसका नाम था मार्गरेट, उसका बर्थ हुआ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में और इसका खुद का बर्थ हुआ 12 जून 1929 में। I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. तो ये फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक इसकी एज 4 इयर्स हो गई। इसके फादर हॉलैंड चले गए 1933 में। इसकी मदर का नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, जो उनके साथ चली गई हॉलैंड ही सितंबर में। While Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. तो मार्गरेट और एने अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती थी, कहाँ? आचन में। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, तो सितंबर में माँ गई थी और दिसंबर में इसकी सिस्टर, एल्डर सिस्टर मार्गरेट गई थी। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और बोल रही है कि मैं फरवरी में गई थी, कहाँ? हॉलैंड। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, तो वो बोल रही है फरवरी में मुझे एज अ जैसे उसका बर्थडे प्रेजेंट की तरह टेबल पे डाल दिया गया। ये लिखने का तरीका है इनका। I started right away at the Montessori Nursery School, और ये बोल रही है कि आने बोल रही है कि वहां इन्होंने स्टार्ट किया मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से। I stayed there until I was 6, और मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में ये 6 इयर्स की एज तक थी। At which time I started in the first form, और तब तक इन्होंने फर्स्ट फॉर्म मीन्स फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले लिया था। In the 6th form my teacher was Mrs. Cuperus. 6th स्टैंडर्ड में जाके जो इनकी टीचर थी वो थी मिसेस क्यूपरस, और वो इनकी हेडमिस्ट्रेस थी। At the end of the year, we were both in tears as we said a heart-breaking farewell. और जब ये वहां से जाने लगी तो मिसेस क्यूपरस और ये, इन लोगों का बहुत अच्छा बॉन्ड था, तो ये लगभग रो रहे थे दोनों। They had tears in their eyes. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. तो 1941 में इसकी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो उनका ऑपरेशन कराना था, और क्योंकि उनका ऑपरेशन कराना था तो ऑब्वियस था घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं होता, तो इसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और इसकी ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी जनवरी 1942 में। No one knows how often I think of her and still love her. तो यहाँ ये बता रही हैं कि ये बहुत ज्यादा अटैच थी ग्रैंडमा से, कह रही किसी को नहीं पता था कि मैं कितना ज्यादा उनके बारे में सोचती थी, और अभी भी मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest.
तो 1942 में जो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ वो थोड़ा सा ग्रैंड सेलिब्रेशन था, क्योंकि 1941 में इसका मींस लास्ट ईयर इसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ था। और इस बर्थडे में ग्रैंड माँ का भी कैंडल इसके कैंडल्स के साथ ही लिट किया गया, जलाया गया। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो वो बोल रही है कि हम चारों बहुत बढ़िया चल रही थी फैमिली, और इस तरीके से मैं इस डेट में पहुंच गई हूँ, कहाँ, 20 जून 1942 में, और यही मेरा डेडिकेशन है मेरी डायरी की तरफ। यहाँ तुम लोग देखोगे फॉर्मेट भी डायरी एंट्री का, देखो यहाँ डे लिखा है, डेट लिखा है, और यहाँ सैल्यूटेशन है, डियरेस्ट किटी। इसी तरीके से डायरी एंट्री की जाती है। Saturday 20 June 1942 डेट डाला है इसने, Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मीन शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होता है तो बच्चे जो नर्वस होते हैं, तो वो कंडीशन थी इनकी। तो वो बोल रही है पूरी की पूरी क्लास की वही कंडीशन थी। और रीजन क्या था कि अभी मीटिंग होने वाली थी टीचर्स के बीच में, ये डिसाइड करने के लिए कि नेक्स्ट क्लास के लिए किस बच्चे को भेजा जाएगा और किसे नहीं भेजा जाएगा। मीन्स कौन फेल हो जाएगा उसी क्लास में रह जाएगा और कौन आगे बढ़ जाएगा। Half the class is making bets, और आधी क्लास शर्त लगाने में लगी हुई थी। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holidays saving on their bet. वो बता रही है कि वो और उसकी एक फ्रेंड थी GN, ये लोग बहुत ज्यादा हंस रहे थे क्योंकि इनके पीछे जो दो बॉयज बैठे थे, CN और जैक्स, इन लोगों ने जो पूरी हॉलीडे में सेविंग्स की थी ना, वो बेट्स पे लगा दिए थे, शर्ट में लगा दिए थे। From morning to night, it's you are going to pass, no I'm not, yes you are, no I'm not। और इनकी बेट क्या थी कि हर दोनों में से हर एक कोई क्या कह रहा था कि मैं नहीं पास हो पाऊंगा, तू हो जाएगा, और दूसरा भी यही बोल रहा था कि नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगा। तो इसी तरीके से इन लोगों में यही बेट्स चल रही थी, शर्तें लगी हुई थी। Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down। तो ये जो जो इसकी फ्रेंड है GN, वो बहुत रिक्वेस्ट करके उन्हें ग्लांस दे रही थी, उन्हें लुक दे रही थी कि प्लीज चुप हो जाओ। और ये बोल रही है कि मेरे जो एंग्री आउटबर्स्ट थे, मतलब ये गुस्से में बोल रही थी कि चुप होने के लिए, लेकिन वो लोग शांत नहीं हो रहे थे, वो लोग शर्त लगाए जा रहे थे तो लगाए जा रहे थे। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth। तो एन फ्रैंक बोल रही है कि अगर तुम मुझसे पूछो तो इतने सारे बेवकूफ बच्चे थे क्लास में कि लगभग 1/4 क्लास को तो फेल हो जाना चाहिए था, लेकिन टीचर्स तो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं इस दुनिया में। अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स मींस तुम एक्सपेक्ट कुछ करते हो और उनका रिएक्शन कुछ आता है। I'm not so worried about my girlfriends and myself, we will make it। तो वो कह रही है मैं गर्ल्स के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं थी, क्लास के बारे में हम लोग तो मैनेज कर ही लेंगे। The only subject I'm not sure about is maths। तो वो बोल रही है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में मेरा प्रॉब्लम था और वो था मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। जो भी था, जो एक काम कर सकते थे वो ये कर सकते थे कि इन्हें इंतजार करना था। Until then we keep telling each other not to lose heart। और तब तक हम एक दूसरे को ये कहते रहे, एने बोल रही है हम लोग एक दूसरे को, मीन सारे फ्रेंड्स एक दूसरे को, कि हार्ट लूज नहीं करो, सब ठीक होगा। I get along pretty well with all my teachers। There are 9 of them, 7 men and 2 women। तो वो बोल रही है कि मेरा सभी टीचर्स के साथ अच्छा बॉन्ड था। 9 टीचर्स थे हमारे, जिनमें 7 मेन थे और 2 वुमेन थी। Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much। Old fogey means old fashioned person। तो वो मैथ्स टीचर को बोल रही है, इनका नाम था मिस्टर कीजिंग, ओल्ड फैशन टीचर थे, और वो बोल रही है कि वो तो मुझसे जैसे हमेशा ही एनॉयड रहते थे, हमेशा ही परेशान से रहते थे, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से, जैसे हमेशा ही परेशान रहते हो मुझसे। और वजह क्या थी इससे परेशान होने की? वो ये थी कि ये बात बहुत करती थी क्लास में। After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox। और काफी वार्निंग्स दी इन्होंने इसे चुप होने के लिए, लेकिन ये शांत हुई नहीं, तो उन्होंने एज अ पनिशमेंट इसे एक एसे लिखने के लिए दिया। टॉपिक था उसका a chatterbox। A chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later, I decided। अब इसने सोचा chatterbox क्या लिखा जा सकता है इसमें, फिर इसने सोचा चलो इसके बारे में बाद में सोचेंगे। I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet। इसने वो जो टॉपिक दिया था, वो जो टाइटल दिया था, वो नोटबुक में लिख लिया और नोटबुक इसने वापस से बैग में डाल ली और फिर इसने कोशिश की कि थोड़ी सी शांत रह ले। ठीक है,
That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. तो वो शाम की बात है, जब इसने सारा होमवर्क कर लिया, तब अचानक से इसकी नजर गई वो जो टॉपिक दिया था एस्से का, उस पे. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. फाउंटेन पेन उसके मुंह में था, च्यू कर रही थी उसका टिप, और वो सोच रही थी सब्जेक्ट के बारे में. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. तो वो कह रही है कि रैम्बल तो कोई भी कर सकता है, बीच बीच में वर्ड्स के बीच में स्पेस छोड़ो और बहुत बड़ा सा लिख के दे दो, टीचर को लगेगा कि बहुत सारा लिखा है, तो रैम्बल कर सकते हैं. बट इसका जो एम था वो ये कह रही थी कि मैं कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स के साथ आना चाह रही थी, कुछ इस तरीके से लिखना चाह रही थी कि टीचर को कन्विंस किया जा सके कि ये जो टॉकिंग है ये नेसेसिटी है, ठीक है, जरूरी है. I thought and suddenly I had an idea. अब वो बोल रही है मैंने सोचा, बहुत सोचा, और फिर अचानक से मुझे एक आइडिया आया. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. बोल रही है कि वो जो essay था इसने 3 pages का लिखा Mr. Keesing के लिए जो इन्होंने assign किया था, और मैं satisfied हो गई लिखने के बाद. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. तो इसने वहां argue किया था, इसने वहां जो statement लिखा था वो लिखा था कि ये किसी भी स्टूडेंट का नेचुरल ट्रेट है, ठीक है, और बोल रही है कि मैं कोशिश करूंगी कि इसे कंट्रोल में रखूं, मींस बहुत ज्यादा ना बात करूं. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. तो इसने आगे क्या लिखा था कि मैं कोशिश तो करूंगी उसे कंट्रोल करने की, लेकिन मैं पूरी तरह क्योर नहीं कर पाऊंगी अपने आप को इस टॉकिंग ट्रेट से. क्यों? क्योंकि जितना मैं बात करती हूँ ना उतना ही मेरी मदर भी बात करती हैं, और इनहेरिटेड ट्रेट्स जो पेरेंट्स से जो ट्रेट्स मिलते हैं उनके बारे में ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, तो आई कांट हेल्प इट. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. अब इस ऐसे को पढ़ के तो मिस्टर कीजिंग को बहुत हंसी आई. इसने लिखा ही ऐसे आर्ग्यूमेंट्स लिखे थे इसने, लेकिन जब इसने अपना ये जो टॉकिंग था ये रवैया जारी रखा अगली क्लास में भी, तो उसने इसे सेकेंड ऐसे असाइन किया, फिर से पनिशमेंट दी. दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी on an incorrigible chatterbox. Incorrigible means that cannot be corrected. अब वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे टीचर, तो इसलिए इन्होंने इसे टॉपिक दिया an incorrigible chatterbox, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. तो वो बोल रही है कि मैंने लिखा और वो सबमिट कर दिया. मिस्टर कीजिंग को मैंने कंप्लेन का चांस नहीं दिया अगले 2 लेसन्स तक. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. लेकिन 3rd lesson तक अब वो झेल चुके थे, अब उनका जो टॉलरेंस था वो खत्म हो चुका था. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब एन फ्रैंक उसने कहा कि एन फ्रैंक पनिशमेंट की तरह, क्योंकि क्लास में तुम बहुत बात करती हो तो तुम्हें एक और एसे लिखना होगा, और इस बार उस एसे का टाइटल होगा "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. The class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. क्लास पूरी हंसने लगती है और वो बोल रही है मुझे भी मजबूरी में हंसना पड़ा. दो वो बोल रही है मैं टायर्ड हो चुकी थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी, और इसके जो इनोवेटिव आइडियाज थे चैटरबॉक्सेस के ऊपर वो खत्म हो चुके थे. It was time to come up with something else, something original. और अब वो डिसाइड करती है कि अब ये वक्त आ चुका है कि कुछ ओरिजिनल लेके आया जाए, कुछ नया. My friend Sin, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. अब इसकी एक फ्रेंड थी सेम, जो पोएट्री बहुत अच्छा करती थी, तो ये इसे आइडिया देती है कि शुरू से लास्ट तक जो ऐसे लिखोगे तुम वर्स फॉर्म में लिखो, मींस पोएट्री में लिखो. और ये बहुत खुश हो गई, बिकॉज ये तो वो चाह रही थी कि कुछ नया होना चाहिए. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. तो कह रही है मिस्टर कीजिंग कोशिश कर रहे थे कि मेरे ऊपर जोक किया जाए. ही वांटेड टू मॉक एट मी, बट वो कह रही है कि मैं एश्योर करूंगी कि ये जो इस सिली सब्जेक्ट के साथ मैं ये श्योर करूंगी कि ये जो जोक है ये उनके ऊपर होना चाहिए, उनकी मजाक होनी चाहिए. I finished my poem and it was beautiful. तो कह रही है कि मैंने अपनी पोम खत्म की और वो बहुत खूबसूरत पोम थी. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by father because they quacked too much.
ये जो पोम थी ये मदर डक और फादर स्वॉन के बारे में थी, जिनके 3 डकलिंग्स थे जो बहुत ज्यादा क्वैकिंग करते थे, और इसीलिए फादर स्वॉन ने उन्हें बिट करते करते इतना बाइट किया था, मींस इतना पनिशमेंट दिया कि उनकी डेथ हो गई थी। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, और लक अच्छा था इसका कि मिस्टर कीजिंग ने बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया इस पोम को। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing is always making jokes these days. Yours, any? अभी वो बोल रही है कि वो उन्होंने क्या किया कि ये जो पोम थी हर क्लास में जाके पढ़ी और अपने कमेंट्स भी इसमें ऐड किए, और इसके बाद एनी को बोलने के लिए अलाउ कर दिया गया, उसे कोई पनिशमेंट या एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, होमवर्क देने के बजाय मिस्टर कीजिंग जो थे आजकल हर क्लास में जोक सुनाते हुए नजर आ रहे थे। उनका एटीट्यूड बच्चों की तरफ चेंज हो गया था और उन्हें भी लगने लगा था कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है और पनिशमेंट देना नहीं बनता है। So this is how we have come to the end of this lesson, and I'm sure that you have got this lesson well and you have enjoyed this lesson. If you have liked the explanation of the lesson, please write it down in the comment box below, and don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Grateful.